आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 6 जिसका नाम जुडिशरी। और इसका जो आज का हमें सीरीज में टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम रहेगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो किस प्रकार से हम दोस्तों भारत में एक स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था की है भारतीय संविधान ने, उसके बारे में हम चलो डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, इस जो चैप्टर में हम जो मुख्य रूप से सीखने वाले हैं उसके बारे में दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की किस प्रकार से स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है। दूसरा, क्या रोल है एक इंडियन जुडिशरी का हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको बचाने में। दूसरा रोल दोस्तों इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जुडिशरी के द्वारा ही संविधान का इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि संविधान के किसी भी प्रोविज़न या आर्टिकल का किसी भी परिस्थिति में उसका क्या मतलब है और उस प्रोविज़न के क्या मायने हैं। इसके अलावा जो आखिरी हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक रहेगा कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या रिलेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिलेशन है कि किन डिसीजनों को, किन निर्णयों को पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला सकता है और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू और क्या क्या विभिन्न प्रकार के सुधार भारत के जुडिशरी में किए जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि किसी भी देश की एक स्वतंत्र न्यायालय है। तो सबसे पहले आप दोस्तों ये बात बड़ी नॉर्मल सी है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचरी यानी कि कार्यपालिका और विधायिका का किसी भी प्रकार से रिस्ट्रेन यानी किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं होना चाहिए फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी पे। इसके अलावा जो और भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। जो भी डिसीजन जुडिशरी या न्यायपालिका के द्वारा लिया जाना चाहिए उसको सभी के द्वारा सर्वमान्य होना चाहिए, उसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और उसको सर्वसम्मति से मान लेना चाहिए। तीसरा इंडिपेंडेंस हमें किससे दिखती है कि जो जजेज हैं वो बिना किसी फियर और फेयर के, न उनको किसी चीज़ का भय होना चाहिए न किसी का फियर होना चाहिए, और वो अपने टास्क को परफॉर्म बड़ी आसानी से कर सकें। इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं न्यायालय की स्वतंत्रता को सुदृढ़ कर सकते हैं। चलो दोस्तों, ये हमारे 3 पॉइंट रहेंगे और इसी के बेस पे देखेंगे क्या इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने विभिन्न प्रकार के प्रोविज़न किए हुए हैं, क्या क्या मीजर्स लिए हुए हैं जिससे कि एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कि आपकी लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है जिसके द्वारा जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। यानी कि पार्लियामेंट का कोई रिलेशन नहीं होगा कि पार्लियामेंट में संसद में वोटिंग की जा सकती इस इश्यू को लेकर के, न उसका कोई रोल रहता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज किस प्रकार से सेलेक्ट होना है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के लिए कुछ व्यवस्था की गई हैं, वो भी बड़ी बारीकी से बड़ी संभल कर की गई हैं, उनको भी हमें ध्यान से देखना होगा। इसके अलावा जज हैव ए फिक्स टेन्योर, सभी जजों का फिक्स टेन्योर है, या तो वो रिटायर एज होने के पर होते हैं। इसका क्या मतलब है, उनको यदि तुमको हटाना है तो उसके लिए विशेष प्रोविज़न जैसे इम्पीचमेंट जैसे प्रोविज़न या महाभियोग जैसे प्रोविज़न किए गए हैं, उसके माध्यम से ही जजों को ट्रांसफ़र हटाया जा सकता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इससे ये श्योर होता है कि यदि कोई भी फेवर में नहीं करता है जज, तो उसके लिए हटाने के लिए एक टफ प्रोसीजर को हमें अपनाना पड़ेगा, जिसको अपनाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। इसके अलावा जुडिशरी को फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं बनाया गया, क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो भी ये हो सकता था कि कहीं ना कहीं जुडिशरी पे कोई ना कोई पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता। लेकिन हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी जजों के लिए विभिन्न प्रकार से उनको फाइनेंशियली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किए हैं, उनका वेतन किस प्रकार से रहेगा, उनको किस प्रकार से ग्रांट दिए जाएंगे, इस प्रकार से भी फाइनेंशियली भी उनको कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है। और इसके अलावा ये भी देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक्शन है, डिसीजन है जजों की इम्यून है। इम्यून मतलब कोई भी एक्शन लिया है या डिसीजन निर्णय दिया गया है, उनको पार्लियामेंट में न डिस्कस किया जा सकता, न उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इतना ही नहीं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति यदि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि
न्यायालय की अवहेलना के केस में उस पर कार्रवाई कर सकता है। और जिस किसी व्यक्ति को नोटिस भी यदि देता है तो उसको उपस्थित होना ही पड़ता है कार्यालय में। इस प्रकार के कुछ प्रोविजन भारत के संविधान ने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए दोस्तों किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। तो क्या हुआ, ये अपॉइंटमेंट जब भी जजों का होता है वो कभी भी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, यानी कि ये जब मैक्सिमम केसों में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस चीज़ में होती है दोस्तों। ऐसा क्यों है, क्योंकि किस प्रकार का जज आपको सुप्रीम कोर्ट में चुना जाना है, उसी से आपका डिफरेंस पैदा हो जाता है कि किस प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। उनके जजों के व्यू, जिसको इलेक्ट किया जाना है उसका व्यू कैसा है, एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी के बारे में, कंट्रोल एंड कमिटेड जुडिशरी के बारे में। और इस प्रकार से जो भी विधायिका के द्वारा जो भी बिल या एक्ट पारित किया जाता है उसका पूरा जो है कि फेट है, यानी कि उसका जो भाग्य है वो टोटली जुडिशरी के ही उसके इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। चाहे तो यदि जुडिशरी ने चाह लिया तो उसको रद्द भी कर सकती है। इससे ये चांस रहते हैं कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा नियम पारित किया जाता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो हो सकता है, वो भारत की न्यायपालिका के द्वारा उसको कैंसिल भी कर दिया जाए। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ जज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यदि हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजों के बारे में देखें तो अब तक का जो मैक्सिमम केसों में ये कंसर्न रहता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो सीनियर मोस्ट जज रहता है सुप्रीम कोर्ट का, वही उसी व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर इलेक्ट किया जाता था। लेकिन इसमें कई बार चेंजेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि 1973 में AN राय थे जिनको CJI इलेक्ट कर दिया गया था, जबकि जो 3 सीनियर जज थे उनको छोड़ करके भी इनको इन जज को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया था। इसी प्रकार से आप 1975 में देखोगे जस्टिस MH बेग थे, उनको भी अपॉइंटेड कर दिया गया था। HR खन्ना, जो जस्टिस HR खन्ना थे, उनको भी सुपरसीड करते हुए, यानी कि उनकी वो सीनियर थे फिर भी उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार से कई बार ये बहुत सीरियस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी रही है अपॉइंटमेंट ऑफ जज के लेके। तो लेकिन कई बार से कोशिश यही की गई है कि जो एक बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है और इसी वीडियो में जो इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको इस PPT या PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।